हेलो दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पिछली कई सीरीजें इस प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही हैं और ये दोस्तों नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है इकोनॉमिक्स की। इस कोरोना वायरस महामारी में ये देखा गया है कि कई स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को लेकर के बहुत डाउट में हैं क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग वगैरह भी नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज आपके लिए चलाई जाएगी और पूरा कोर्स इकोनॉमिक्स में यूपीएससी और यूपीपीसीएस, बीपीएससी और एमपीपीसीएस और अदर एग्जाम्स के लिए पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपको यहीं कराई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों यहां देखेंगे यूपीएससी के सिलेबस को और आज हम पूरी क्लास यूपीएससी के सिलेबस के डिस्कशन में ही बताएंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि इंडियन जो इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, हमें क्या पढ़ना है? इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका जो दोस्तों हम देखेंगे यूपीएससी में क्या रोल है। ठीक है, तो यूपीएससी में आपको पता होगा दोस्तों, एक तो प्री एग्जाम होता है, ठीक है, और एक इसका मेंस एग्जाम होता है। ठीक है ना, तो दोस्तों इकोनॉमी का ही प्री में भी काफी रोल है और मेंस में भी इसका काफी रोल है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसमें देखेंगे कि जो प्री जो एग्जाम है, ठीक है, प्री एग्जाम, कि ये प्री एग्जाम में इकोनॉमी का क्या रोल है। ठीक है, इसका रोल देखेंगे इकोनॉमी का। तो इसमें दोस्तों रोल 20 से 21 क्वेश्चन, 20 से अप्रोक्स 20-21 क्वेश्चन आपको हर साल क्या होता है इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो देखेंगे दोस्तों हम सिलेबस देखेंगे, तो सिलेबस में सिर्फ इतना ही दे रखा है कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और उसके बाद आपको दे रखा है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इसमें आपको पढ़ना है पॉवर्टी, गरीबी, और इसमें इंक्लूजन पढ़ना है। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन। डेमोग्राफिक आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स और डॉट 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 ईटीसी, इसे बोलते हैं इत्यादि, ये चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन और डेमोग्राफिक, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट में पढ़ना होता है और यूपीएससी इसमें से आपको हर साल एक क्वेश्चन क्या करती है, पूछती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स में से एक क्वेश्चन आपसे क्या करेगी, हर साल पूछती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों सेकंड नंबर पे कि ये जो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव से आपसे दोस्तों इसमें से 4 क्वेश्चन हर साल क्या करती है यूपीएससी, आपसे पूछती है हर साल 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने हो गए, 5 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों जो ईटीसी पार्ट है, इत्यादि है, ये अनडिफाइंड है, यूपीएससी ने इसे डिफाइन नहीं किया है, बट प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि इस टॉपिक से ईटीसी इत्यादि में 15 क्वेश्चन के आसपास अप्रोक्स 15 क्वेश्चन, अप्रोक्स 15 क्वेश्चन आपसे क्या होते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं इसमें से। ठीक है, तो हम इसमें से बारी बारी से देखेंगे क्वेश्चन को, हम किस प्रकार से हम सबसे पहले अपनी एक प्लानिंग बनाएं, प्लानिंग के तहत हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूं यहां पर दोस्तों कि ये टोटल जो पार्ट है, यहां से 5 क्वेश्चन, देखो दोस्तों यहां से 5 क्वेश्चन जो बनेंगे, 5 क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, यहां से एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इसी में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्लस क्या बचा, इंक्लूजन और डेमोग्राफिक। ठीक है, तो यहां से दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों हम यहां पे जाएंगे सेकंड पार्ट में इसके, तो सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है सोशल सेक्टर, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। ठीक है, तो दोस्तों सोशल सेक्टर जो इनिशिएटिव्स है, यहां से आपसे यूपीएससी 4 क्वेश्चन क्या करती है, हर साल पूछती है। और यहां पे सोशल सेक्टर जो इनिशिएटिव्स है, ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है, इसमें सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये जो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर की
स्कीम्स हैं, जैसे बात करें ये पॉवर्टी से रिलेटिव, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटिव, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटिव, एससी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेवलपमेंट से रिलेटिव, ठीक है। और इसी में दोस्तों जो माइनॉरिटी जो होती है, जो इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है, उससे रिलेटिव क्या होंगी दोस्तों, स्कीम्स बनाई जाएंगी, ठीक है। और इसी में दोस्तों क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उसमें क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स का भी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसी टोटल 28 के आसपास क्या होती हैं आपकी स्कीम्स हैं, 28 स्कीम्स। ये 28 स्कीम्स हमें क्या करनी है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में पढ़नी है। वैसे स्कीम्स देखोगे तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीम्सों में जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है, वो ले दे करके क्या होती है 28 स्कीम्स में से आपसे क्या कर लेगी, क्वेश्चन पूछ लेगी। और इसमें भी देखेंगे दोस्तों, जो सोशल सेक्टर ये 28 स्कीम्स हैं, इन 28 स्कीम्स में 6 स्कीम जो होती हैं दोस्तों, 6 स्कीम्स वो आपकी होती है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं पूरी की पूरी। उसके बाद दोस्तों आपकी 20 जो स्कीम्स हैं, 20 स्कीम्स आपकी दोस्तों कोर स्कीम होती हैं। कौन सी स्कीम, 20 स्कीम्स कोर स्कीम्स होती हैं। उसके बाद दोस्तों बची कितनी, 2 स्कीम्स, और 2 स्कीम दोस्तों कौन सी होती है, ऑप्शनल स्कीम्स होती है, ऑप्शनल स्कीम्स होती हैं, ठीक है। कौन सी स्कीम्स होती हैं, ऑप्शनल स्कीम्स होती हैं। अब यहां पे हम दोस्तों ये देखते हैं कि 28 स्कीम्स में से 6 कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हो गई, 20 स्कीम्स आपकी कोर स्कीम्स हो गई, और 2 ऑप्शनल स्कीम्स होती हैं। इन्हें हम बड़े ही डिटेल में देखेंगे। और यहां से हम अपन ने देखा कि 1 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसे कवर करेंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो 6 स्कीम है कोर ऑफ द कोर स्कीम, ये देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स हैं। तो यहां देखेंगे दोस्तों, तो पहली स्कीम्स कौन सी है, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में देखते हैं, तो वो है पहली स्कीम NSAP। ये क्या होती है दोस्तों, नेशनल सोशल असिस्टेंस, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये पहली स्कीम है। नेशनल सोशल जो असिस्टेंट जो प्रोग्राम था दोस्तों, वो 15 अगस्त 1995 को क्या किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था ये प्रोग्राम। और ये दोस्तों, और ये आपका जो प्रोग्राम है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या होता है, ये आपका प्रोग्राम आता है, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा ये जो वृद्ध होते हैं, ठीक है, और जो डिसेबल्ड जो लोग होते हैं, ठीक है, और बीपीएल लोग होते हैं, उनके लिए पेंशन की योजना इसके द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इसी में नंबर 2, इसमें नंबर 2 में आप देखोगे तो यहां पे महात्मा गांधी, यहां पे नरेगा स्कीम थी, NREGA, नरेगा। ये जो नरेगा एक्ट था वो दोस्तों 2005 में बना था। कितने में बना था, 2005 में बना था, परंतु 2009 में इसको चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट किया गया था, ठीक है। किसमें, 2009 में। इसमें भी देखो यूपीपीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो नरेगा को मनरेगा कौन से ईयर में किया गया था, वो दोस्तों था 2009 में, ठीक है। ये कौन सी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा है दोस्तों अम्ब्रेला स्कीम आ जाती है, तीसरा है, ठीक है दोस्तों। तीसरा है अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ, अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है। इसी प्रकार से देखोगे अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। इसी प्रकार से देखोगे अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर माइनॉरिटी के लिए है। माइनॉरिटी समझ रहे हो, जो इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शंस के जो लोग थे, ठीक है। और इसी में दोस्तों ये 4 ये 5, और इसमें 6वीं स्कीम जो होगी दोस्तों, वो होगी
अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वुल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है, तो यहां आपने देखा दोस्तों कि ये 6 स्कीम्स, ये 6 कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हो गई। पहली आपने देखी कि एनएसएपी थी। एनएसएपी क्या थी? नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जो 1995 में स्टेब्लिशमेंट किया गया था। दूसरी थी आपकी दोस्तों नरेगा, जो 2005 में बनाया गया था, उसको चेंज करके क्या किया गया? मनरेगा किया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये दोस्तों मनरेगा जो था वो ग्रामीण सेक्टर के परिवारों में, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या था? 100 दिन का रोजगार गारंटी रोजगार था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तीसरी दोस्तों अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। अम्ब्रेला, और जो चौथी होगी अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। इसी प्रकार से अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ, ये कौन सी आ जाएगी? माइनॉरिटी वाली आ जाएगी। और सबसे लास्ट भी जो होगी दोस्तों अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ, ये जो अदर वुल्नरेबल जो ग्रुप थे उनके लिए ये बनाई जाएंगी। तो यहां से अपन ने देखा दोस्तों कि 5 क्वेश्चन हमारे बहुत ही सिस्टमेटिक हमने क्या कर लिए? कवर कर लिए। यहां से दोस्तों क्या होता है? 5 क्वेश्चन आपसे हर साल ये यूपीएससी पूछती है। ठीक है, यूपीपीसीएस से पूछा जाता है और बीपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे फटाफट उतारिए। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों जो एटीसी, जो इत्यादि वाला जो पार्ट था, वहां से 15 क्वेश्चन हम किस प्रकार से कवर करेंगे। इसे जल्दी से उतारिए। उतारो फटाफट। ठीक है, उतार लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक, अभी क्या है दोस्तों, प्री वाला पार्ट ही कवर करेंगे और उसके बाद में देखेंगे मेंस वाला पार्ट। ठीक है, और ये जो क्लास है दोस्तों 2021 में आने वाले जो एग्जाम हैं उन पर मेन फोकस है इनका। ठीक है, हम इसमें करंट अफेयर्स भी एक साथ ही लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखते हैं कि ये जो ईटीसी वाला जो ऑप्शन था, यहां पे जो था ईटीसी मतलब हिंदी में से इत्यादि से हर साल प्रीवियस ईयर में देखोगे। अब देखो यहां पे क्या है कि जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं तो आपको मेरी एक बात और साथ लेके चलनी है कि आपको एनसीईआरटी 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है। और उसके बाद हिंदू जो एडिटोरियल होते हैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड, या फिर कोई हिंदी का न्यूज़पेपर उठा लो, उसमें भी क्या होते हैं इकोनॉमिक्स रिलेटिव क्या होते हैं इशू आते हैं, उनको आपको रोज देखना है। ठीक है, बस इतना ही काफी है। ठीक है, सफिशिएंट है। उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये ईटीसी वाले इत्यादि पार्ट से देखेंगे। यूपीएससी अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन पूछ रही है यहां से? अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे कि अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन ये कहां से आ रहे हैं। तो ये दोस्तों चैप्टर होगा, पहला चैप्टर है दोस्तों नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन या एंड प्रोडक्ट। ठीक है, यहां से दोस्तों यूपीएससी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन क्या करती है? आपसे पूछती है हर साल 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद दूसरे की हम बात करेंगे तो यहां से दोस्तों दूसरा टॉपिक है आपका पब्लिक फाइनेंस। दूसरा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, लोक वित्त। ठीक है, जो पब्लिक जो फाइनेंस है दोस्तों, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल क्या करती है यूपीएससी? 2-3 क्वेश्चन क्या करेगी? आपसे पूछेगी। और यही दोस्तों जो तीसरा जो है वो है बैंकिंग सेक्टर। यहां से आपसे यूपीएससी 1 से 2 क्वेश्चन क्या करती है? हर साल पूछती है। और अभी आपने देखा भी होगा कि बैंकिंग सेक्टर में क्या है, बहुत बड़े लेवल पे बदलाव हुए हैं। ठीक है, करंट का पार्ट है, इसको देख लेंगे हम। और चौथे में हम देखेंगे दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट। चौथा है फाइनेंशियल सेक्टर या मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। यहां से भी यूपीएससी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन क्या करती है? हर साल पूछती है। और यहां पे दोस्तों देखेंगे पांचवा जो टॉपिक है वो है फॉरेन सेक्टर। यहां से हर साल 2-3 क्वेश्चन क्या होती है? यूपीएससी पूछती है। उसके बाद छठवां टॉपिक है आपका सोशल सेक्टर। यहां पर छठवां है सोशल सेक्टर। और सोशल सेक्टर में दोस्तों क्या इसमें क्या पूछती है? सोशल सेक्टर में इसमें आपका इन्फ्लेशन आ जाता है।
इसी में आपका दोस्तों पॉवर्टी आ जाती है, और इसी में हम क्या ले लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये करंट रिलेटिव, इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है और प्लस कंसेप्ट, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये दोस्तों ईटीसी वाला जो पार्ट है, अप्रॉक्स 15 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन, पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेन सेक्टर, सोशल सेक्टर, यहां से दोस्तों कितने क्वेश्चन बनते हैं, 15 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आपने ऊपर वाले सेक्टर से देखे और 15 क्वेश्चन यहां से देखे, 15 और 5 कितने हो गए, 20 क्वेश्चन, जो हर साल अप्रॉक्स यूपीएससी कितने क्वेश्चन पूछती है, 20 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको सिलेबस को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, हमने आपको सिलेबस को पढ़ना सिखाया, और अब हम देखेंगे बारी बारी से कि नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस मार्केट, फॉरेन सेक्टर, सोशल सेक्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। हम इसे क्या करेंगे, बड़े ही डिटेल में पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या करिए, जल्दी से फटाफट इस टॉपिक को उतारिए और देखते हैं नंबर 1, और नंबर 1 डाल करके लिखते हैं कि नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, पहला टॉपिक, इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, फटाफट उतारो से। ठीक है, उतार लिया होगा, साथ ही साथ उतार लिया करो। ठीक है, मिटा देता हूं मैं। ईटीसी वाले पार्ट में देखेंगे 15 क्वेश्चन किस प्रकार से हम कवर करें। ठीक है, तो दोस्तों इन नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट में आपने देखा कि यहां से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से क्या करती है, यूपीएससी पूछती है। तो यहां से दोस्तों कंसेप्चुअल पार्ट और ट्रेंड रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से आपसे यूपीएससी एक तो कंसेप्चुअल और ट्रेंड्स रिलेटिव क्वेश्चन। अब आप बोलोगे ट्रेंड्स रिलेटिव क्वेश्चन ये क्या होता है, देखो जैसे दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे बन सकता है कि भारत की जीडीपी 2 दशकों से लगातार या निरंतर बढ़ रही है। ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है, पहला स्टेटमेंट, और यही आपको स्टेटमेंट दूसरा दे रखा है कि 2 दशकों में, 2 दशकों में भारत का जीडीपी ग्रोथ निरंतर बढ़ा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, यहां पर आपको आंसर ऑप्शन दे सकता है कि ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, या नंबर 3 दोनों सही है, या ऑप्शन 4 कोई सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दोस्तों क्या करोगे, ये ट्रेंड्स रिलेटिव क्वेश्चन है, तो अब आप इसको करोगे तो सब फैक्चुअल का तो कोई लेना देना है नहीं है। तो अब आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो यहां हम देखेंगे दोस्तों, यहां बोला गया कि भारत की जीडीपी 2 दशकों से लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हम देखेंगे यहां पे कि दोस्तों जो जीडीपी होती है 2000, अब 2 दशक का मतलब क्या है, 2000 से लेकर के 2010, ये 1 दशक हो गया, और दूसरा दशक की बात करेंगे हम दोस्तों 2010 से लेकर के 2020 हो गया, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है, चला है, होने वाला है। ठीक है, तो यहां आपको पता होना चाहिए कि 2000 से लेकर के 2010 तक हमारी जो जीडीपी थी उसमें इंक्रीमेंट तो हुआ था, लगातार इंक्रीमेंट हुआ है, हमारी जीडीपी बड़ी धीरे धीरे बढ़ी, और 2010 से लेकर 2020 तक हमारी जो जीडीपी है 2.79% है आज की जीडीपी,
तो इसका क्या मतलब हुआ कि लगातार 2 दशकों से हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, बट हम यहां पे देखें जीडीपी जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट, आपको यह पता होना चाहिए कि जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो 1 फिस्कल ईयर्स में हर तिमाही क्या की जाती है, काउंटिंग की जाती है। अभी आपने देखा होगा कि जून की तिमाही में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था वो कितना हो गया, माइनस का 23.9% चला गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 2017-18 में देखेंगे तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो क्या था, काफी बड़ा हुआ था, और यहां पे आकर के क्या हो गया, कम हो गया। और यहां पे हम देखें 2010 से लेकर 2000 से लेकर के 2010 में, तो यहां पे आपने देखा होगा कि यूएसए में क्या हुआ था, डेप्रिसिएशन आया था, मतलब महामंदी आई थी। और हम आपको एक चीज भी पता होगा कि हमने 1991 में एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और भारत की जो इकोनॉमी जो थी वो क्या कर गई थी, ग्लोबलाइजेशन पर आ गई थी, ठीक है। और उसने विश्व की जीडीपी में भी क्या करना स्टार्ट किया था, कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करना किया था। तो जब यूएसए की जीडीपी, जब यूएसए में क्या हुआ, महामंदी आई, तो भारत की जो जीडीपी जो ग्रोथ है उस पर भी क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो वहां पे हमारा इंपैक्ट पड़ा था। तो इसका क्या मतलब, वो निरंतर तो नहीं बढ़ी होगी, उसमें ग्रोथ में क्या होता है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, ठीक है। वो क्या होता है, फिस्कल ईयर्स में जो क्वार्टरली जो ग्रोथ रेट आता है उसमें क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन 1 तो सही हो गया, क्योंकि जीडीपी लगातार क्या हो रही है, निरंतर बढ़ी रही है, परंतु जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो निरंतर नहीं बढ़ता। ये ऑप्शन 2 गलत हो गया। तो इसमें क्या होगा कि ऑप्शन 1 क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ऑप्शन 2 सही, ठीक है, ऑप्शन 2 सही नहीं है, इसे काट देंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, 1 सही है। तो ऐसे ट्रेंड्स रिलेटेड आपसे क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे फटाफट क्या कीजिए, उतार लीजिए इसे, ठीक है। अब देखते हैं हम जो कंसेप्ट जो रिलेटिव है, वो कंसेप्ट रिलेटिव कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेशनल इनकम और प्रोडक्शन में। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि आज जो भारत की जो स्थिति है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति है, इससे पहले क्या था, स्लो डाउन की स्थिति थी। और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत की जो इकोनॉमी है उसको रिसेशन और डेप्रिसिएशन से बचाया जा सके, कैसे हमें कदम उठाने पड़ेंगे इसको बचाने के लिए। इसी में ही दोस्तों हम देखेंगे उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसके बाद एमपीसी देखेंगे, जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमीशन है 15वां जो वित्त आयोग है जो कि एन के सिंह की अध्यक्षता में लेके आए थे, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम इसमें कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, चीपर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, डियर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। ये सारी की सारी हम क्या देखेंगे दोस्तों, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन में देखेंगे। इसी में हम देख लेंगे दोस्तों कि स्टिमुलस क्या होता है, और ये जो स्टिमुलस है, ये दोस्तों जो स्टिमुलस है, ये बेल आउट से किस प्रकार अलग है, किस प्रकार डिफरेंट। तो स्टिमुलस जो होता है दोस्तों, स्टिमुलस पूरे अर्थव्यवस्था के लिए लेके आया जाता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। और परंतु जो बेल आउट जो होता है वो किसी विशेष क्षेत्र या किसी कंपनी जो डूब रही होती है उसको पुनर्जीवन करने के लिए क्या किया जाता है, एक पैकेज दिया जाता है। वो किसके लिए, बेल आउट के लिए, ठीक है। तो इसी में हम दोस्तों ये सारी चीजें देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि जो अभी जो एंट्रीम बजट पेश किया गया 2019 वाला, फिर उसके बाद फाइनल बजट पेश किया गया था, उसमें क्या हमारी इकोनॉमी को, हमारी जीडीपी को बूस्ट करने के लिए उसमें क्या कदम उठाए गए थे, ये सारी की सारी हमें क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे, ठीक है। आरबीआई ने फिलहाल में कौन से स्टेप लिए हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जीडीपी को बढ़ावा मिले, ठीक है। ये हम इसमें क्या करेंगे, बढ़ावा मिलेगा, चाहे वो तरलता को लेकर हो, चाहे ब्याज दरों को लेकर हो। अगर हम तरलता की बात करेंगे, तरलता को लेकर के देखेंगे तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो थी उसको लेकर के अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आरबीआई है उसने उस पर बड़े कदम उठाए हैं, ठीक है। आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म रेपो रेट जारी किया था। और देखेंगे जी लॉन्ग टर्म रेपो रेट से क्या इसका डिफरेंट है। देखो आपको पता होना चाहिए जो रेपो रेट जो होता है वो क्या होता है, रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई से जो कमर्शियल जो बैंकें होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ टाइम्स के लिए अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रख करके क्या करती हैं, ब्याज ले लेती हैं। तो जो ब्याज था पहले रेपो रेट के थ्रू, रेपो रेट जो था, जो ये क्या रेट ही है ना, तो वो 1 दिन, 7 दिन और 14 दिन और मैक्सिमम 28 डे तक क्या किया जाता था, दिया जाता था रेपो रेट जो था।
परंतु अभी लॉन्ग टर्म रेपो रेट जारी किया है गवर्नमेंट ने, और इसको चेंज करके गवर्नमेंट ने रेपो रेट को 1 से लेकर के 3 साल के लिए क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। अब जो कमर्शियल बैंक हैं आरबीआई से 1 से 3 साल तक क्या कर सकती हैं, पैसा ब्याज पर ले सकती हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन कमर्शियल बैंक्स के पास क्या होगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा, और उन्हें पैसा जो होगा वो भुगतान जो करना होगा 1 से 3 साल की बड़ी अवधि में करना होगा। और इस प्रकार से इनकी क्या होगी दोस्तों, ये बैंक जो है, जो इंडस्ट्री वगैरह हैं और जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें क्या कर सकती हैं, बड़े लेवल पर ब्याज दे सकती हैं। ठीक है, पैसा उठा सकती हैं। और 6%, 7% और 8% का क्या होता है इनका रेट पे क्या कर सकती है, लोन दे सकती है। इससे इन्हें क्या होगा, फायदा होगा, और इकोनॉमी को भी, हमारी को क्या होगा, फायदा होगा। क्योंकि यहां पर जो रेपो रेट है इन्होंने लॉन्ग ये फिक्स कर रखा था 5.15% का रेपो रेट। ठीक है, और ये सारी लॉन्ग टर्म रेपो रेट का क्या था, ये कंडीशन थी। तो इसे हम देखेंगे डिटेल में जाकर के। ठीक है, और उसके बाद इसी में ही दोस्तों जो नेशनल जो इनकम जो प्रोडक्ट है, इसी में ही हम देखेंगे कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है किस सेक्टर में, हम देखेंगे जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो किस सेक्टर में ज्यादा होता है। तो आपको पता होगा, और आमतौर पर लोग ही बोलते हैं कि भाई सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा क्या होता है, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का हमारे जीडीपी में। परंतु हम यहां पे बोले कि डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा किसका इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो देखेंगे डिमांड में कि डिमांड को बढ़ाने के कारक कौन कौन से हैं। तो देखेंगे डिमांड में दोस्तों कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, विदेशी व्यापार जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो भी क्या उसमें बहुत ही क्या होता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो पूरे विश्व में देखें तो पूरे विश्व में दोस्तों जो कंजम्पशन है सबसे ज्यादा क्या करता है, ये कंट्रीब्यूशन करता है हर किसी कंट्री की इकोनॉमी में। और भारत में देखें तो भारत में जो दोस्तों कंजम्पशन है वो 67%, गवर्नमेंट और प्राइवेट को लेकर के मिला लिया जाए तो 67% तक कंट्रीब्यूशन किसका रहता है, कंजम्पशन का। ठीक है, ये अभी हम क्या करेंगे इसमें डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट ब्रिक्स इकोनॉमी देखेंगे, ये सी के अंदर आएगा ब्रिक्स इकोनॉमी, और ये इसमें देखेंगे कि ब्रिक्स इकोनॉमी में भारत कहां स्टैंड करता है और क्रम देखेंगे इसमें। तो देखें ब्रिक्स इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है दोस्तों चाइना का है, उसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों भारत आता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे देखें दोस्तों तो तीसरे नंबर पर ब्राजील है, और चौथे नंबर पे देखें दोस्तों कौन है, रशिया, और 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका है। ये स्टैंड है दोस्तों ब्रिक्स इकोनॉमी में। ठीक है, तो भारत की स्थिति कहां पे, दूसरे नंबर पे इकोनॉमी में। ठीक है, ये भी हम क्या करेंगे बड़े डिटेल में देखेंगे ब्रिक्स इकोनॉमी को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या था दूसरा नंबर पे, क्या था दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, हमें क्या क्या पढ़ना है सभी को पता चल गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर में यूपीएससी तो करंट रिलेटिव क्वेश्चन पूछ सकता है, फैक्चुअल आपसे पूछ सकता है, कंसेप्ट में भी क्या कर सकता है, जा सकता है। वो जो कि हम क्या किया है कि 2012 से लेकर के 2019 तक अभी क्या किया है, पेपर एनालाइज करके ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे दोस्तों हम क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि दोस्तों जैसे जीएसटी हमेशा चर्चा में रहता है, अभी सुना होगा आपने रियल सेक्टर में जीएसटी की दरों में क्या किया गया, चेंज किया गया गवर्नमेंट द्वारा, ताकि अफोर्डेबल जो हाउसिंग के अंतर्गत मकानों को सस्ता कर सके। पहले जीएसटी की जो 12% रेट थी अंडर हाउसिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग के ऊपर थी, तो उसे चेंज करके गवर्नमेंट ने 5% करने का फैसला किया। ठीक है, और अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर 8% की जो रेट थी वो जीएसटी के अंदर चेंज करके 1% कर दी गई है। बट 1% में क्या होगा कि इसमें के साथ ही आईटीसी के बेनिफिट को क्या किया गया है, सरकार द्वारा मना कर दिया गया है, जो कि बिल्डर इन रेट्स का फायदा उठाएंगे। इनको आईटीसी का, इनको क्या होगा दोस्तों, जो बिल्डर्स हैं उनको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, किसको, बिल्डरों को। फाइनेंशियल सेक्टर में इसमें हमें क्या करना है, पढ़ना है ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो रिन्यूएबल जो एनर्जी सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट
इसमें क्या है दोस्तों कि जो भारत में 2010 में लाए गए थे ये, और इनके ऊपर जीएसटी काउंसिल द्वारा 12% का क्या था, जीएसटी वसूलने की बात की गई थी। और यहां हालांकि आपने देखा होगा यहां पर जो रिन्यूएबल जो एनर्जी सेक्टर में जो कंपनियां थी, उन कंपनियों ने इस पर क्या किया था, विरोध प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो ये चर्चा में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें यूपीएससी से क्वेश्चन क्यों पूछ सकती है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये है कि पर्यावरण से लिंक है, दूसरे नंबर पे हम देखें तो हमारी किससे, इकोनॉमी से भी लिंक है, और तीसरे नंबर पे देखें तो हमारे टैक्सेशन से भी क्या है, ये लिंक है। तो यहां से यूपीएससी क्या कर सकती है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी जीएसटी से ही क्वेश्चन पूछ लेगी। अगर जीएसटी के रेट यहां पर रिन्यूएबल जो एनर्जी जो सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, तो उससे क्या कर सकती है, रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, जो कि आगे ट्रेंड में क्या किया गया है, देखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्त कि एंजल टैक्स क्या होता है। ठीक है, और ये किस प्रकार लगाया जाता है, एंजल इन्वेस्टर पे लगता है या जो स्टार्टअप जो कंपनियां होती हैं उन पे लगता है, जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, जो लिस्टेड कंपनी है उन पे लगेगा, या अनलिस्टेड है उन पे लगेगा। ये सारी चीजें क्या होगी दोस्तों, इसी टॉपिक में पढ़ी जाएंगी। उसके बाद देखेंगे कि स्टार्टअप जो सेक्टर में क्वेश्चन अभी बन सकता है, क्योंकि ये अभी क्या चर्चा में है, क्योंकि स्टार्टअप की जो पॉलिसी को, और इसमें आपसे बोला भी जा सकता है कि स्टार्टअप की जो पॉलिसी है, उस स्टार्टअप की पॉलिसी को कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहां से भी क्या कर सकता है, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स एवेजन क्या होता है। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टैक्स एवॉइजन क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद बोला जा सकता है कि टैक्स अवॉइजन और टैक्स अवॉइडेशन में क्या डिफरेंस होता है। और उसके बाद में दोस्तों टैक्स प्लानिंग क्या होती है, क्या टैक्स प्लानिंग को हम टैक्स अवेजन कह सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के जितने बार भी जो एग्रीमेंट हैं बाहर के राष्ट्रों के साथ टैक्स अवेजन और टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए, जैसे कि इसमें क्या होता है, इन दोनों को रोकने के लिए हमने क्या किया है कि बाहर के जो राष्ट्र हैं उनके साथ हमने क्या किया है, एग्रीमेंट कर चुके हैं। जैसे कि गार है, GAAR गार, इसी में दोस्तों POEM पोएम है। ठीक है, इसी के अंदर दोस्तों क्या आता है, फाट आता है, PPS आता है, फाट आता है नहीं सॉरी PPS आता है। इसी के अंदर दोस्तों APA आ जाता है। और इसी के अंदर दोस्तों इसी के अंदर देखा होगा आपने गूगल टैक्स भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये टैक्स अवॉइडेशन और टैक्स अवॉइडेंस को से बचने के लिए, उसे रोकने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया था अन्य राष्ट्रों के साथ। गार हो गया, पोएम हो गया, फाट हो गया, PPS हो गया, APA हो गया, गूगल टैक्स हो गया। ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, बड़ी ही डिटेल में पढ़ेंगे इसे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसी में ही हमें कि केंद्र को किस प्रकार से रेवेन्यू प्राप्त होता है, इसमें टोटल इनकम में रेवेन्यू इनकम कितनी है, उसमें नॉन टैक्स कितना है, टैक्स कितना है, ये सारी की सारी हमें क्या करेंगे, पूछे, इसी में हम देखेंगे। तो आरबीआई को लेकर भी चर्चा रही है इस बार। पता होगा आपको कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज्यादा इनकम भारत सरकार को किससे आई है, डिविडेंड और प्रॉफिट से सबसे ज्यादा क्या हुआ है, रेवेन्यू आया भारत सरकार को, सॉरी आरबीआई को। उसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, ये क्लियर हो गया फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में ये सारी हमें क्या करनी है, चीजें पढ़नी है। तीसरा टॉपिक है दोस्तों नंबर 3, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर, अभी बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा होगा हाल ही में आरबीआई की जो इंटरनल वर्किंग जो ग्रुप है, उस इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने जो कमर्शियल जो घराना है, जैसे कि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है, उन सारी की सारी एनबीएफसीज को बैंक का दर्जा देने के लिए रिकमेंडेड किया है। किसने, आरबीआई की इंटरनल ग्रुप ने, आरबीआई के इंटरनल ग्रुप ने। और इसे लेकर के काफी ज्यादा जो डिप्टी गवर्नेंस और जो हमारे जो गवर्नेंस जो थी, ठीक है, उनमें क्या था, उन्होंने भी इसे मना किया गया है कि आरबीआई का जो इंटरनल ग्रुप है वो अभी इस प्रकार की रिकमेंडेशन ना करे, क्योंकि अभी भारत में क्या है, इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल रही है। हो सकता है कि इस प्रकार से प्राइवेट घरानों को एनबीएफसी जो बैंक का दर्जा देने के बाद इनकी राजनीति और जो हमारी जो फाइनेंशियल है उस पर क्या पकड़ क्या होगी, मजबूत हो जाएगी, जिससे अपनी ये क्या कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, बैंकिंग सेक्टर में इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी में ही देखेंगे दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में कि आरबीआई ने फॉरेक्स स्वैप शुरू किया था कुछ दिन पहले,
उनमें $5-5 बिलियन के 2 बार फॉरेक्स स्वैप कमर्शियल बैंक से परचेज किए थे। 5-5 बिलियन के फॉरेक्स स्वैप, ठीक है। ये क्या किए थे, ये कमर्शियल बैंकों से क्या किए थे, परचेज किए थे, ठीक है। तो इसका विदेशी मुद्रा भंडारों पर, अब इस चीज का जो विदेशी मुद्रा भंडार जो थे, उन विदेशी मुद्रा भंडारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडारों पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज हमें क्या करनी है, इसमें पढ़नी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज का, और जो ओपन मार्केट जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन स्वैप, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये ओपन मार्केट जो ऑपरेशन है वो फॉरेक्स स्वैप से किस प्रकार क्या है, अलग है। इस चीज को हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में दोस्तों देखेंगे। उसके बाद आपको यहां पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, आपको पता होना चाहिए इसी में ही बैंकिंग में कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, इसी में आपको FALCCR पता होना चाहिए, FALCCR आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि IL&FS का जो अभी फिलहाल में क्या हुआ था, स्कैम हुआ था, ठीक है। अभी जो स्कैम हुआ था उस पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, बड़े लेवल पर चर्चा करेंगे। इसमें आपको पता होगा कि इसमें दोस्तों कि जो कमर्शियल पेपर का इन्वॉल्व था, ठीक है। अभी जो स्कीम था दोस्तों IL&FS का, इसमें कमर्शियल जो पेपर थे, उन कमर्शियल पेपर का क्या था, बहुत बड़ा रोल था। और हम देखेंगे ये कमर्शियल पेपर एक्चुअली होते क्या हैं, इसमें देखेंगे ये किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि इसका फ्यूचर्स क्या होता है, और इसमें हम ये भी देखेंगे जो NBFC ओबर्समैन जो थे, NBFC ओबर्समैन, ठीक है। NBFC ओबर्समैन जो था भारत में लाया गया, तो ये किस तरह से NBFC उसमें कवर्ड थे, डिपॉजिटिंग है, ठीक है, ये नॉन डिपॉजिटिंग है, ये जो थे वो डिपॉजिटिंग है या नॉन डिपॉजिटिंग है, नॉन डिपॉजिटिंग है, या फिर चिट फंड है, चिट फंड से। कौन, NBFC जो ओबर्समैन जो अभी भारत में लाया गया था। तो ये चीजें सारी की सारी देखेंगे। चिट फंड को लेकर के अभी ऑडियंस आया था 2019 में, उसे पोंजी स्कीम्स को लेकर के इसमें बातचीत थी, तो पता होना चाहिए कि पोंजी स्कीम्स क्या, इसमें ये क्या होता है दोस्तों, एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, ऑर्डिनेंस, उस ऑर्डिनेंस में दोस्तों पोंजी जो स्कीम थी, उन पोंजी स्कीम्स को रोकने के लिए क्या था, इसमें एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था 2019 में ही, तो इस बात की भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन तक को हमने पोंजी स्कीम कहा था, उसके बाद उसे क्या किया गया, उस चीज को भी हम देखेंगे यहां पे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो रेगुलेटरी जो साइन बॉक्स है उसकी पॉलिसी क्या है, और फिनटेक्स वाली जो कंपनी के लिए भी RBI ने अनाउंस की थी रेगुलेटर साइन बॉक्स, ये आपको पता होना चाहिए इसी में कि जो रेगुलेटर जो साइन बॉक्स जो था, साइन बॉक्स, ठीक है, रेगुलेटर साइन बॉक्स, इसमें ही दोस्तों फिनटेक जो कंपनी थी वो भी इसी में शामिल थी। आपको पता होना चाहिए कि ये फिनटेक्स क्या होता है, ठीक है, और इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी टॉपिक में इस पर बड़े लेवल पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। ये बैंकिंग जो सेक्टर है, इसमें बैंकिंग सेक्टर में इसी में ही क्या पढ़ना है दोस्तों, कि नीरव मोदी के जो स्कीम जो थे, नीरव मोदी का जो स्कीम था, नीरव मोदी का जो स्कीम था, उस नीरव मोदी के स्कीम्स में दोस्तों लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इसी में ही दोस्तों लेटर ऑफ कंफर्ट, और इसी में ही दोस्तों इसी के अंदर ही लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको RBI ने क्या कर दिया है दोस्तों, इसको RBI ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो आपको यह पता होना चाहिए कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, सॉरी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सॉरी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेटर ऑफ कंफर्ट और लेटर ऑफ क्रेडिट, ये इन तीनों में डिफरेंट क्या होता है और ये
हम क्या करेंगे इसे, इसी टॉपिक में क्या करेंगे दोस्तों, बड़े ही लेवल पे क्या करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि एनपीएसयू देखेंगे। एनपीएसयू बहुत बड़े लेवल पे है, और एनपीएसयू में हम देखेंगे कि एनपीए किस सेक्टर में सबसे ज्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा है, या इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, या फिर सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एनपीएच है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बड़े लेवल पे इसे क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया। उसके बाद आएगा आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, तो दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट में हमें क्या क्या देखना है, फाइनेंशियल मार्केट में हम देखेंगे कि रीट्स क्या होती हैं, एनबीआईटीज क्या होती हैं, रीट्स क्या होती हैं, एनबीआईटीज क्या होती हैं, ये हर साल क्या होती है दोस्तों, चर्चा में, हर साल क्या होती हैं, चर्चा में रहती हैं। तो हमें इसका पता होना चाहिए कि रीट्स क्या है, एनबीआईटीज क्या होती हैं। उसके बाद देखेंगे इसी में दोस्तों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में ये हमें पता होना चाहिए, जो कि गाइडलाइंस अभी इनकी क्या हुआ है, चेंज हुई है। ठीक है, उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। एल्गो ट्रेडिंग और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग अभी चर्चा में थे। ठीक है, ये था एल्गो ट्रेडिंग, ठीक है, और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग ये भी दोस्तों क्या था, चर्चा में था। ठीक है, इस पे एग्लो ट्रेडिंग और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग पर यहां पे सुप्रीम कोर्ट भी एक वर्चुअल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको क्या इस पे क्या था, एक स्टैंड भी आया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पे आपने भी देखा होगा कि इस बार इलेक्शन भी हुए थे। ठीक है, और इस बार इलेक्शन होने की वजह से जो सुप्रीम जो कोर्ट थी, जो टेम्पररी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनको परमिशन दी गई थी, और इसको परमिशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। ठीक है, क्या दी गई, परमिशन। उसके बाद जो इलेक्शन जो कमीशन था, उस इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम जो टेम्पररी जो सुप्रीम कोर्ट के जो परमिशन थी, उसके बिल्कुल अलग व्यूज था। किसका, जिसका इलेक्शन कमीशन का। उसने ये बोला था कि जो ब्लैक मनी और पॉलिटिकल फंडिंग इस चीज से क्या होगी, ज्यादा आएगी। ये किसका स्टैंड था, ब्लैक मनी और पॉलिटिकल फंडिंग, इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। ये इलेक्शन कमीशन ने इस पे दिया था, तो ये इस चर्चा में था, तो इसलिए इस पे क्या हो सकता है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। ठीक है, उसके बाद इसी में हम देखेंगे दोस्तों कि ब्लू बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, ब्लू बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो ब्लू बॉन्ड जो थे, ब्लू बॉन्ड्स, सेशल्स, आपने सुना होगा, सेशल जो कंट्री है, द्वीप, सेशल्स के द्वारा जो फर्स्ट सॉवरेन ब्लू बॉन्ड्स को क्या किया गया था, निकाले गए थे सेशल्स के द्वारा। सेशल्स के द्वारा फर्स्ट सॉवरेन ब्लू बॉन्ड क्या हुए थे, जारी किए थे। तो हम देखेंगे कि ब्लू बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेशल द्वारा यहां से चलाए गए थे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों रीकैप बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि बैंक का जो कैपिटलाइजेशन जो हो रहा है दोस्तों, वो बेसल 3 के मानकों के अकॉर्डिंग हो रहा है, और उसमें रीकैप बॉन्ड भी था, जिसको कैश न्यूट्रल स्वैप एग्रीमेंट बोला गया। कैश न्यूट्रल स्वैप एग्रीमेंट। ठीक है, ये किसे बोला गया दोस्तों, ये बोला गया आपको जो रीकैप जो बॉन्ड थे। एक मिनट, ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, जो रीकैप थे, रीकैप बॉन्ड, ठीक है, रीकैप जो बॉन्ड थे उसकी अभी चर्चा हुई थी, देखा। अब इसमें कहा जाए बासल जो 3 है, बासल 3 मानकों के आधार पर बैंक, ठीक है, बासल 3 मानकों के आधार पर बैंक्स का कैपिटलाइजेशन किया जा रहा था। ठीक है, इसमें ही दोस्तों यहां पे रीकैप जो बॉन्ड क्या था, चर्चा में था। इसी रीकैप बॉन्ड को ही दोस्तों क्या बोला गया था, कैश न्यूट्रल स्वैप एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये चर्चा में था, इसलिए इस पर यूपीएससी क्या कर सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है। हम आगे क्या करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर में, इसी में ही कि जो स्टॉक मार्केट क्या होती है और मनी मार्केट
क्या होते हैं, और उसके बाद बॉन्ड्स को भी हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों फॉरेन सेक्टर, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। आपने 4 टॉपिक को बड़े ही डिटेल में देखा अभी, ठीक है। और 5वां टॉपिक है दोस्तों फॉरेन सेक्टर। 5वां टॉपिक है फॉरेन सेक्टर। कौन सा सेक्टर? फॉरेन सेक्टर। इस फॉरेन सेक्टर में हम देखेंगे दोस्तों कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है फॉरेन सेक्टर में ही, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपको इसके बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। उसके बाद आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको क्या हो दोस्तों पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको इसी में ही पता होना चाहिए कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होते हैं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपको फॉरेन सेक्टर में ही पता होना चाहिए, ठीक है, फॉरेन सेक्टर में। अभी आपने देखा होगा इसी में ही दोस्तों, ठीक है, और इसी में ही दोस्तों आपको पूछा जाता है कि करंट अकाउंट डेफिशिएट, करंट अकाउंट डेफिशिएट, ये भी आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट डेफिशिएट क्या होते हैं, ठीक है। ये हम क्या करेंगे फॉरेन सेक्टर में पूछे ये करेंगे। अभी दोस्तों WTO रिलेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, WTO रिलेटिव क्वेश्चन, ठीक है। यहां से क्या आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ई कॉमर्स को लेकर के भारत का स्टैंड क्या है, ई कॉमर्स को लेकर भारत का स्टैंड, ठीक है। ई कॉमर्स को लेकर के भारत का क्या स्टैंड है, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स एक्चुअली क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है। उसके बाद इसी में दोस्तों पॉइंट आता है कि भारत में कौन से फील्ड में ये ई कॉमर्स, भारत के कौन से फील्ड में ई कॉमर्स सबसे ज्यादा आता है, ये आपको क्या होना चाहिए दोस्तों पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि फिशरी सब्सिडी को लेकर के भी WTO काफी चर्चा में रहता है, इसको लेकर के फिशरी सब्सिडी को, फिशरी सब्सिडी को लेकर भी दोस्तों क्या है WTO चर्चा में रहता है। इसमें क्या होता है कि भारत जैसे कई राष्ट्र ये मांग करते हैं कि फिशरी सब्सिडी को ऐसा का ऐसा ही रखा जाए, और उसके बाद जो डेवलप जो कंट्रियां हैं उनके द्वारा एक ग्रुप बना हुआ है फ्रेंड्स ऑफ फिंच, फ्रेंड्स ऑफ फिच। ये फ्रेंड्स ऑफ फिच क्या है, ये डेवलप जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा ग्रुप बना हुआ है, और वो मांग करती हैं कि जो फिशरी जो सब्सिडी है उस फिशरी सब्सिडी को क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए, ठीक है। बट इसको लेकर के क्या है WTO में हमेशा चर्चा बनी रहती है, भारत जैसे राष्ट्र इस पर क्या करते हैं, अपोज करते हैं। इसमें पाकिस्तान भी क्या है, शामिल है, ठीक है। तो ये यहां से क्या WTO से यहां से क्या हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको यही पता होना चाहिए कि अभी इंडो अमेरिका जो रिलेशन है, इंडो अमेरिका रिलेशन, इसमें भी ट्रेड पे बात हुई है, इंडो अमेरिका रिलेशन में, ठीक है। तो इंडो अमेरिका रिलेशन में आपने देखा होगा कि यहां पे इसमें यहां पे भारत को भी क्या फिलहाल में क्या किया गया है, भारत को फिलहाल में GSP से क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। किसने, ये आपको GSP से बाहर कर दिया है तुम्हारे USA के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद हम इसी में ही दोस्तों देखेंगे कि GSTP किस प्रकार से अलग है GSP से, और उसके बाद इसी में ही दोस्तों हम देखेंगे कि MFN का दर्जा क्या देता है, WTO में ही शामिल है ये। और इसमें देखेंगे दोस्तों कि 1991 में भारत ने पाकिस्तान को क्या दिया था, MFN का दर्जा दिया था, और अब हाल ही में MFN को क्या कर लिया है, पाकिस्तान से इंडिया ने क्या कर लिया है, छीन लिया है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। उसके बाद इसी में ही दोस्तों क्या आता है कि रेसिप्रोकल टैक्स, जिसको मिरर टैक्स के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में जो USA के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उस पर क्या की थी, बात की थी, ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप थे, अब तो नए बन चुके हैं ना, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी की सारी हम चीजें देखेंगे बड़ी ही डिटेल में। उसके बाद अगला जो टॉपिक और लास्ट टॉपिक है दोस्तों वो सोशल सेक्टर है। और सोशल सेक्टर में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सोशल सेक्टर में हम पढ़ेंगे तुम्हारी पॉवर्टी रिलेटिव, और उसके बाद तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटिव, और उसके बाद इन्फ्लेशन। ये सारा का सारा हम क्या करेंगे, पूरा इसमें कवर करेंगे। और अगली क्लास दोस्तों
कल से स्टार्ट होगी। आज के लिए इतना ही। हमने पूरा का पूरा इकोनॉमी का सिलेबस क्या किया, हमने ये डिफाइन किया और आपको बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, इस चीज को डिफाइन किया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।